पूरी के माध्यम से हम सभी लोग अपने करियर के प्रति जो रुझान है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे तथा साथ में हमारा आपका जो बायोडाटा लिखने में है या फिर स्टोर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना है या किसी छात्र के मन में करियर के बारे में कुछ बताने की बात हो तो आप भी इस मंच के साथ आमंत्रित हैं। यदि आपको करियर के बारे में कुछ जानकारी हो तो आपका भी समझ में स्वागत रहेगा। साथ ही हमारे जो घोषक है वार्ताकार है उनसे भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप लोग तुम्हारा क्लास आपको अच्छे परसेंट अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। एक साल का कॉलेज में दूसरे जाता है जब डिप्लोमा में इंटरेस्टेड है तो वहाँ एडमिशन ले लिया 3 साल के 2 साल के गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद 3 साल गुजरने के बाद बच्चा कैंडिडेट उसी पायदान में खड़ा है जिस पायदान में उसने अगर तुम सभी अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ पहले प्रांगण में। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज हम यहाँ सब क्यों एकत्रित हुए हैं। जब बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आता है तो उसे इस चीज़ का भान नहीं होता है कि मैं स्कूल क्यों आ रहा हूँ। अमूमन छोटे बच्चों को माता पिता तैयार करके भेज देते हैं और वो स्कूल आते रहते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं आगे का किताबी ज्ञान, सम्यक ज्ञान, भौतिक ज्ञान उनमें विकसित होता है तो धीरे धीरे उन्हें ये समझ आने लगती है कि जो हम ये कर रहे हैं दैनिक जीवनचर्या में उसका आगे जाकर हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होने वाला है और हमें आगे जाकर अपने जीवन को, अपनी दिशा को, अपने जीवन में जो हमें विकास करना है वो किस दिशा में जाना है। जब बच्चा 6ठी क्लास में आता है उस समय उसकी अभिवृत्तियाँ जो है वो अलग तरीके से विकसित होने लगती है और 8वीं क्लास पास करते करते 9वीं क्लास तक आते आते उसकी समझ विकसित हो जाती है कि मुझे जीवन के किस क्षेत्र में जाना है और अपना करियर किस फील्ड में बनाना है। जब इस तरह की अभिवृत्तियों की पहचान बच्चा करने लगता है तो 10वीं क्लास पास करने के बाद एक बहुत क्रूशियल मोड आता है जब उसे ये सोचना होता है कि अब मुझे अपना भविष्य बनाने के लिए क्या करना है। अब जैसे आज सुबह हम मोदी जी का भाषण सुन रहे थे तो उसमें मोदी जी ने एक बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि एक बच्चा था जो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसे बस स्कूल से निकालने की तैयारी थी, फेल होने की कगार पे था और स्कूल में एक रोबोटिक्स की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और उस बच्चे ने रोबोट बना दिया। जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं कर पा रहा था उसने रोबोट बना दिया। तो ये बात है अभिवृत्ति की और उसे पहचानने की। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप एकेडमिक्स में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और फील्ड में अच्छे हैं तो आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो राजस्थान सरकार और केंद्रीय जो हमारी सरकार है उनके ये अथक प्रयास है कि बच्चा जब 10वीं क्लास पास कर ले तो उसके सामने जब यक्ष प्रश्न उपस्थित हो कि हमें अपने भविष्य का निर्माण किस क्षेत्र में करना है तो उस समय उसके पास कुछ ना कुछ क्लू हो, उसके पास कोई एक गाइडलाइन हो, कोई एक मार्गदर्शन हो जिससे उसको पता रहे कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या मेरी क्षमताएं हैं, क्या मेरी अभिवृत्तियां हैं और उसके हिसाब से मैं कैसे अपने करियर को बना सकता हूँ। जैसे अब अपने ही गांव का एक एग्जांपल लें तो लोहा में जो गेम्स हैं उसका बहुत अच्छा स्कोप है। बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो एकेडमिक्स में नहीं अच्छा कर पाते, खेलों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, नेशनल लेवल तक जा रहे हैं या एकेडमिक्स में भी अच्छा कर रहे हैं और खेलों में भी अच्छा कर रहे हैं। तो आज का दिन जो हम ये मना रहे हैं ये सिर्फ मनाने के लिए नहीं है, ये मैं आप लोगों से स्पेशली बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी ये लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए तो यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं आप किसी से भी कंसल्ट करें, अपने करियर को लेकर सोचें और मनन करें कि हम किस क्षेत्र में जाकर बहुत अच्छा
कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैंने 10वीं पास करी तो हमारे स्कूल में, जो हमारे शहर में जो स्कूल थे वो 2 ही स्कूल थे, एक गर्ल्स स्कूल था और एक बॉयज़ स्कूल था। एक में साइंस बायोलॉजी थी और एक में साइंस मैथमेटिक्स थी। अब मैं बायोलॉजी लेना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी अभिरुचि नहीं थी उस दिशा में। मुझे पता था अगर मैं गर्ल्स स्कूल, चूँकि ऑप्शन नहीं था, गर्ल्स स्कूल था, बॉयज़ स्कूल में साइंस मैथ्स थी, बायो थी नहीं, और गर्ल्स स्कूल में बायो थी, मुझे मैथ्स लेना था। तो मैं बहुत परेशान रही, मैंने एडमिशन ले लिया, बुक्स खरीद ली, स्कूल जाने लगी, 5-7 दिन स्कूल गई भी, लेकिन कक्षा में मेरा मन नहीं लगता था, ना मुझे कुछ समझ आता था। फिर मैं घर आई, मैंने एक दिन अपनी मम्मी से बोला, मैंने कहा अगर मुझे इसी स्कूल में रखा और यही सब्जेक्ट पढ़ाया तो मैं फेल हो जाऊँगी। अब उस टाइम माहौल ऐसा था कि बॉयज़ स्कूल में लड़कियों का भेजना थोड़ा सा वर्जित हुआ करता था, तो मेरे पिताजी इसके खिलाफ थे। तो मेरी मम्मी बोली कि तुम ऐसा करो, एडमिशन लो और मैं देख लूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने जाकर के, एक मेरे साथ एक मेरी सहेली थी, वो भी मैथ्स लेना चाहती थी, तो उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब 2 साल कैसे बीते मुझे नहीं याद है, लेकिन वो 2 साल है और आज का दिन है। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने अच्छा किया मैथ्स में, और मैं आगे भी, मेरी जिस क्षेत्र में अभिरुचि रही, मेरे पिताजी माताजी ने फिर मुझे कभी नहीं रोका। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को पहचानें कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। कभी किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो आप अपने गार्जियंस हैं, अपने माता पिता हैं, अपने टीचर्स हैं, अपने से बड़े सीनियर्स हैं, आप उनसे राय मशवरा कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन की सार्थकता तब है जब आप इस विषय पे सोचें। तो अब मैं आशा करती हूँ मुझसे बहुत विद्वजन यहाँ बैठे हैं और वो आपको अपने ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। उसको बहुत ही छोटी सी उम्र के अंदर पाया है। इस मुकाम को आपने जो हासिल किया, उसके जो मायने रस्ते हैं उससे हमें अवगत कराया, और साथ ही आज का जो ये करियर मिला है, इसकी हमारी जो थीम क्या रही, मुझे आमंत्रित करने के लिए सभी गुरुजनों को धन्यवाद, और महानुभावों को मेरा प्रणाम, और छोटे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं 2018 में भर्ती हुआ था, और उसके बाद अभी मुझे 6 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको इंडियन आर्मी की 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जो हाल ही में अग्निपथ योजना जो गवर्नमेंट ने चला रखी है, तो उसमें अभी 10th के लेवल पे जो जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती होते हैं, और 12th के लेवल पे कलर और टेक्निकल के लिए, तो ये तीनों में सेम है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसके बाद जब आप भर्ती हो जाते हो तो अभी 4 साल आपका ड्यूरेशन रहता है, जिसमें 1 साल ट्रेनिंग रहती है, 3 साल आप सर्विस करते हो। तो 4 साल के बाद में आप जब अपने सिविल में आते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है कि अभी रेलवे ने 10% रिजर्वेशन दे रखा है जो 4 साल बाद आएगा, और जितनी भी स्टेट पुलिस है उनमें भी 10% रिजर्वेशन है। तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हो 4 साल बाद भी। ये थिंकिंग ने बनाए कि 4 साल की है, 4 साल बाद भी अपना करियर दूसरी सर्विस में भी बना सकते हो। सब में रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। और मैंने फर्स्ट भर्ती 2017 में देखी थी, उसके बाद फर्स्ट में पेपर लीक होने के बाद मैं रह गया था, और सेकंड भर्ती 2018 में, तो उसमें भर्ती पारदर्शिता से हुई तो मैं सेलेक्ट हो गया। तो मेरा एक ही कहना है कि कोई भी अगर जैसे भर्ती देखता है, जाता है, तो किसी को पैसा नहीं दे, बस 1 रुपया भी मत दो किसी को। सब काम पारदर्शिता से होता है। आपसे खा लेगा कोई पैसा 4-5 लाख, उससे होगा कुछ, उसमें आपका ही योगदान है अगर आप लगते हो तो, बाकी दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे आप भर्ती हो गए, भर्ती होने के बाद में कोई कमीशन के लिए भी ट्राई होती है, तो सेलेक्ट होने के बाद 2 एग्जाम लगते हैं, SSC आर्मी कैडेट कोर, उसके थ्रू आप कमीशन लेके 4 साल फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, तो आप अधिकारी भी बन सकते हो उसमें। और अगर आप जैसे अभी 12th और 10th में पढ़ाई कर रहे हो
तो 10th में और 12th होने के बाद एक एनडीए का एग्जाम लगता है, तो वो वर्ष में 2 बार कराया जाता है एनडीए का एग्जाम। तो अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हो तो आप डायरेक्ट अधिकारी भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखी है आपने तो ग्रेजुएशन करके बाद सीडीएस का एग्जाम लगता है, उसके थ्रू आप भी अधिकारी बन सकते हो सेना में। तो जो एनडीए के थ्रू जाते हैं उनकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है IMA देहरादून में, और जो सीडीएस के थ्रू जाते हो उनकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप अधिकारी के तौर पर सेवा कर सकते हो। अब एक तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आप आर्मी में भर्ती हो गए, उसके बाद किसी की इच्छा होती है कि मैं पैरा स्पेशल फोर्स में जाना चाहूँगा, जो कि मैं भी एक 5 पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा हूँ, जो आप बोलते हो पैरा कमांडो। तो उसमें आपकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लगभग 6 से 9 मंथ। थोड़ी कड़ी ट्रेनिंग होती है, हार्ड वर्क ज़्यादा होता है, और उसके बाद में आपको 1 महीने की ट्रेनिंग होती है जंप की, पैरा जंप, जो एरोप्लेन से जो जंप करते हैं आपने यूट्यूब में देखा होगा, तो उसकी 1 महीने की ट्रेनिंग चलती है। तो लगभग 1 वर्ष और ट्रेनिंग करनी पड़ती है आर्मी की ट्रेनिंग के अलावा। तो 2 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद में आप एक पैरा स्पेशल फोर्स के जवान बनते हो। तो उसमें जैसे इंडियन आर्मी की 13-14 लाख फोर्स है, उसमें मात्र 5000 ही पैरा स्पेशल फोर्स के जवान होते हैं। सेम यही रहता है, एयरफोर्स में चले जाओ तो गरुड़ कमांडो बोलते हैं उनको, नेवी में चले जाओ तो मार्कोस बोलते हैं, और आर्मी में पैरा कमांडो। तो उसमें एक अलग से बंदा दिखता है थोड़ा, इस कल्चर के लिए फैसिलिटी अच्छी होती है, सैलरी वगैरह ज़्यादा होती है बाकियों से। यूनिट में जाने के बाद जैसे आप भर्ती हो जाओगे आगे, पहाड़ी चेक करवाने के बाद उसमें जो संभावनाएं होती है, कौन सी फीस हो सकती है, उसके हिसाब से आपको वो गाइड करते हैं। उसके बाद में आप पहाड़ी चेक करवाने के बाद में आपको आज जो कंपनी होती है वो आपसे उससे पंखे, पौंड, त्रिपाल वो उदाई करके उस शुरू कर सकते हैं। मारवाड़ी बताओ। पहाड़ी में अगर बिम झिंगा मछली हो सके तो आप वो कल्चर कर सका, अगर पहाड़ी शूट नहीं हो तो आगे आप ट्राई भी कोई कर सके। पहली बात तो पानी चेक करवाने की है। हाँ, पहली बात ट्यूबवेल धुआ के पानी चेक करवानी। अगर पानी सही हो सी तो झींगा पालन मछली नहीं होगी। आप जितनी मछली जो पालन कर रहे हो वो झींगा मछली कौन सी वैरायटी की है? जी, झींगा ही घटा से लेके तरह सब्सिडी की तो हाँ जी, ऐसी बोल दो या फिर बोल दो आंध्रा बंगाली साइड में 3 रुपए बाबू सीट हमें 20 आपको 20 ले रुपये 20 पहाड़ी के चेक के हिसाब में 220 सेट उसके भी हिसाब हुआ उसकी लगभग फसल 4 महीने की वजह काउंट के हिसाब में अलग अलग काउंट हुए 30 काउंट के लिए 50 काउंट जब खेलने को जब काउंट पड़ता होता है बती रेट भाव 30 काउंट का लगभग 400 के आसपास हुए, 40 आगे नीचे 25 काउंट हुए, 500 के आसपास हुए, 20 काउंट था जब 20 किलो 50 ग्राम के लगभग। मार्केटिंग की बहुत अच्छी हो गई। मार्केटिंग के लिए तो कॉन्टेक्ट करनी पड़ेगी, उनका आपको जो मार्केट है वो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात की साइड में जो है समुद्री एरिया है, बठई है नहीं बरसा लोग आ जाओगे। हाँ आ जाएगा, आपको सिस्टम मांग हुई है। सबका अभिनंदन। अभी मेरे को साइंस के बारे में बताने का यहाँ बोला गया है, तो उसके बारे में क्या है कि कैरियर तो क्या बच्चों का क्या बचपन से स्टार्ट हो जाता है। छोटा सा बच्चा होता है, पेरेंट्स सबसे पहले यही बोलते हैं कि बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, तो कोई बोलता है मैं फौजी बनूंगा, कोई बोलता है डॉक्टर बनूंगा। तो सब क्या होता है कि जो अपने आसपास का जो भी देखते हैं उसी को देख के सीखते हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है आप लोगों की, आप 10th पास होंगे तो आपको अपना एक बेसिक रखना पड़ेगा कि आपको आगे चल के क्या बनना है। आप 11th में जो
सब्जेक्ट लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर प्लान डिसाइड होगा। तो सबसे पहले जैसे 11th में हम लोग लेते हैं साइंस, तो साइंस में भी 2 कैटेगरी हो गई, जैसे आप या तो आप साइंस के साथ मतलब बायो साइंस या फिर मैथ में साइंस। तो सबसे पहले बायो साइंस के बारे में बताती हूँ। उसमें क्या होगा कि आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट रहते हैं। 11th 12th इससे आप पास आउट होते हो। उसके बाद इसके बाद आप नीट का एग्जाम दीजिए, जिससे आप डॉक्टरी लाइन में चले जाओगे। जैसे डॉक्टर की लाइन में आप एलोपैथी जिनको बोल देते हैं MBBS या फिर डेंटिस्ट। जैसे नीट का एग्जाम हुआ तो उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको MBBS करो, नहीं तो आप डेंटिस्ट बने, वेटरनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं। वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होता है। फिर उसके बाद आप अगर उसमें भी हमें लगे कि नहीं उससे भी अलग कुछ करना है, तो इसके लिए नीट के थ्रू ही आजकल एग्जाम, इसी एग्जाम के थ्रू आप आयुर्वेद को भी चूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको BMS करना पड़ता है। BMS के कॉलेज अलग अलग होते हैं, तो उसमें अपन आयुर्वेद का ऑप्शन रहता है। इसके अलावा होम्योपैथी हुआ, यूनानी हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ, ये सारे डॉक्टर्स डिग्री है। इसके अलावा योग और नेचुरलपैथी भी एक डॉक्टर की डिग्री है। ये सारी डॉक्टरेट डिग्री है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि भाई ये नहीं करना, हम डिप्लोमा करना चाहेंगे, तो डिप्लोमा के लिए आप जाइए कर सकते हैं, आप GNM कर सकते हैं जो 3 ईयर का कोर्स रहता है। ANM कर सकते हैं जो 10th बेस पे ही हो जाता है, उसमें शायद 1.5 महीने का 1.5 साल का कुछ कोर्स रहता है। और इसके अलावा DMRT जैसे लैब टेक्नीशियन किसी को बनना हो, टी फार्मा, इसमें क्या होता है फार्मासिस्ट के रूप में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। आप कोई खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हो ड्रग्स से रिलेटेड। और ये तो हुआ अपने डॉक्टरी लाइन का। अब ले लिया आपने मैथ। अब मैथ में आप क्या करोगे कि इसके एग्जाम लगते हैं, मुझे इतना ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, पर जितना है उतना बता देती हूँ। उसमें जैसे JEE का एग्जाम हो गया, AIEEE का एग्जाम हो गया और IIT का एग्जाम हो गया। तो इनके थ्रू आप इंजीनियरिंग लाइन में खुद का स्कोप देख सकते हो। इसके अलावा आप जब इंजीनियरिंग हो गई तो आपको बड़ी बड़ी नेशनल कंपनियों में आपको स्कोप मिल जाएंगे, उनमें आप अपना ज्वाइनिंग कर सकते हो। आप सिविल इंजीनियर, उसकी बहुत अलग अलग ब्रांच, वो आगे की है। भी तो आप अपना बेस देखिए कि मुझे ये बनना है। फिर उसके बाद ये आप ग्रेजुएशन हो जाता है, ये अंडर ग्रेजुएशन की बात है सारी। ग्रेजुएशन के बाद आप इसको और भी आगे जाना चाहो तो आप, अगर आपको और भी चेंज करना है तो आप RS का भी एग्जाम इसमें दे सकते हो। साइंस के थ्रू आप RS, IAS, IPS इनका भी एग्जाम आप साइंस उठाने के बाद दे सकते हो। ऐसे CGL में भी लोग बाग जाते हैं, तो उसमें भी आप अपना एग्जाम दे सकते हो। और इसके अलावा आप अगर मान लो इसमें भी नहीं है, आपको लगता है कि आप टीचर लाइन में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे 11th 12th होती है आपकी, आप BSc मैथ से या फिर बायो से अपनी BSc कंप्लीट कीजिए। BSc कंप्लीट होने के बाद वही रहता है कि अगर आप B.Ed करते हो तो आप अपने टीचर लाइन में 1st, 2nd, 3rd ग्रेड टीचर की लाइन में आप जा सकते हो। अगर आपने उसमें एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपने अगर अच्छे से तैयारी की है, उसके अंदर अगर नेट क्लियर कर रहे हो, तो आप कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, फिजिक्स हो, इनमें अगर आप मास्टर डिग्री और भी लेना चाह रहे हो तो इसमें आप PhD भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये साइंस का पूरा स्कोप रहता है। मतलब आपने अगर साइंस लिए तो आप एक सब्जेक्ट से आप कोई 50 जॉब हासिल कर सकते हो। ठीक है सर, ओके। उसके बारे में 12th के बाद आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए अवगत करवाया, और साथ ही आपको ये बताया कि आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बायो या मैथ जो स्ट्रीम साइंस में चलती है उनके माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में इंजीनियर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, नर्स या किसी भी पद पे आप रोजगार लेने से संपर्क भी कर सकते हो। कभी भी बेशक आप इनसे पूछो कि मैम हमें क्या करना चाहिए। अभी आदरणीय गुरुजी, मैडम, आज मन बुलाया आपको धन्यवाद। बच्चों, कैरियर बनाने के लिए
आपकी जो शिक्षा पद्धति है अंग्रेजों के टाइम में निकाली दी है, आपको ये केवल गणित अंग्रेजी संस्कृत के अलावा कुछ नहीं दे रही है। जीवनोपार्जन, जिंदगी चलाने के लिए खाने पीने को सामान भी चाहिए, के लिए शिक्षा पद्धति काम की तो नहीं। नहीं बात करें बेटा, सही है, सही वो सीरियसली कुछ सोचेंगे। नहीं है शिक्षा पद्धति। आपको केवल 11-12 साल, आप 18 साल के हो जाओगे, आप बाहर निकल के जाओगे बाहर तो उसके बाद में आपके कैरियर के ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, और आप नौकरी की तरफ जा रहे हो तो वो मात्र 1% से भी कम कर्मचारी हैं हिंदुस्तान में, जिसमें आर्मी, रेल, जितने भी फौजी वगैरह सब 1% के अंदर है। बाकी 99% को तो कमा के खाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको कैरियर, हिंदुस्तान की 65% जनता भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर में बहुत से ब्रांचें हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उनको गरीब रखना बहुत जरूरी है। अगर इनको एग्रीकल्चर को आगे ले आएंगे तो ये प्रजातंत्र भी पहुंच जाएगा। किसान समझदार हो जाएगा तो बहुत कुछ। जैसे हमारे कुछ देश है, फ्रांस वगैरह, उनमें बहुत जबरदस्त, कनाडा है, उनमें किसान समझदार है, गवर्नमेंट को झुका लेते हैं। ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट को झुकाए। कैरियर की बात, कैरियर को आप अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप के ऊपर ईमानदार हो। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ, आपका परसेंटेज क्या है। मैडम ने कहा IAS, RPS, IAS, IPS के बताता हूँ 10 लाख बच्चे परीक्षा फॉर्म भरते हैं, 10 लाख में से 2.5 लाख परीक्षा देते हैं, और 2.5 लाख में से मात्र निकलते कितने 1960 के लगभग IAS, RPS, IPS ये पढ़ते हैं। उसके बाद में अलाइड में 2500 आदमी निकलते, 10 लाख में घास में से सुई खोजने की काम है। उसमें फिर अकाउंट वगैरह ये RS में स्टेट के अंदर तो आया जो कंपनी आएगी तय कर लेती है पहले पेपर किसको देना है, किसको बनाना है, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप अपना कैरियर खुद बनाओ। बहुत से ऑप्शन है, आप CA की तैयारी करो, कंप्यूटर में आप तैयारी करो, आजकल बहुत से ऑप्शन है आपके पास। एग्रीकल्चर में आओ, कृषि के अंदर कितने क्षेत्र हैं आपके पास। आप हिंदुस्तान में दूध की कमी है, क्वालिटी नहीं है, लेकिन दूध बहुत है। एशिया के अंदर नंबर 1 है दूध उत्पादन में भारत। क्वालिटी सबसे बुरी है हमारी, एक्सपोर्ट नहीं होता यहां से। खाना सब चाहते हैं बढ़िया, सबको जैविक चाहिए, उत्पादन कोई करना नहीं चाहता। सबको बढ़िया सामग्री चाहिए, लेकिन वो तोड़ना नहीं चाहता कोई। 1200 रुपये किलो दे के लिए घी खाते हैं सब। डॉक्टर कहते हैं कि खाओगे हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये है कहाँ? मैं किसान हूँ, यहाँ से आप सब किसान परिवार से। 20 किलो दूध से 1 किलो घी बनता है, 20 किलो दूध से 1 किलो घी बनता है। 500 रुपये में घीचिए गुरु जी को, कहाँ से आएगा ये बताओ? मान का मिल्क फूड का वो ले आएंगे 500 रुपये में, बटर ऑयल वो खा लेंगे। ये नहीं मिलेगा। छाछ नहीं मिलती यहाँ पे, छाछ नहीं मिलती है अपने गाँव में, तो बाजार में जाओ 20-30 रुपये की मिलेगी। नमक खाते हो, इन्होंने पहले वो आयोडीन वाला नमक का किया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाई, इसको बंद कर दिया। समुद्री नमक लाखों साल पुराना पानी का नमक बना के खिला दिया हिंदुस्तान में। जो रोकड़े वाला वो टाटा को निर्मा को पैसे बड़ा बनाना था। नमक सबसे बढ़िया लोकल, कुचामन का, डीडवाना का, आपके छप्पर का, ये लेके खाओ। ये कम से कम उस सोडियम से तैयार हुआ है, जो कल बरसात हुई थी, आज नमक तैयार हो गया, हम खा लिए। सबसे ज्यादा बीमारी का घर है ये नमक। एग्रीकल्चर के अंदर मुसीबतें ज्यादा है, समस्याएं बहुत है। पशु पक्षी से लगा के सब पीछे पड़े रहते हैं। आप केयर करो, मैं खुद कर रहा हूँ यहाँ। विपरीत परिस्थितियों में जो विजेता बनता है वही आगे निकलता है। विपरीत परिस्थितियां, आप भी कोशिश करो, नौकरी के पीछे मत भागना। स्पोर्ट्स आपके बहुत बढ़िया चैनल है यहाँ स्कूल में, धन्यवाद इन सबको, ये बढ़िया चैनल चला रहे हैं जिससे आपका कैरियर बन सकता है। लेकिन पूरे स्कूल को तो स्पोर्ट्स में ला नहीं सकते, सेलेक्ट बच्चे होंगे वही आएंगे आगे। तो आपका अगर स्पोर्ट्स में है तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको कुछ चांस बन रहे हैं नौकरी के, बाकी नौकरी तो बहुत मुश्किल है। और कोई कैरियर संबंधी कोई जानकारी लेना चाहो तो बताओ। वो अपने वाले स्ट्रगल के बारे में शुरू से A to Z तक छोटे से स्ट्रगल से क्या था, छोटी सी क्यारी में कुछ लगाया, देखा पानी बढ़िया है हो जाएगा। उसके बाद में उसको कमर्शियल करने के लिए मैं गाँव गया था, मेरे दोस्त ने बताया कि आप ड्रिप वगैरह लगाओ। फिर पानी यहाँ नहीं है, या क्लाइमेट नहीं है, जमीन नहीं है, विपरीत परिस्थितियां हैं यहाँ, कुछ भी साथ नहीं देने वाला। जमीन में कुछ भी मिनरल नहीं है, जिंक तो नील है। बाकी मैंने ड्रिप से स्टार्ट किया, 90% पानी की बचत होती है, और उससे
टेक्निक वहाँ जो भी मिलती है टेक्निकल ढूंढ के उसको तैयार किया। वो आज एडवांस एग्रीकल्चर में एडवांस वेजिटेबल में आगे हूँ सबसे। लोया काकड़ी टिंडा अभी तैयार हो गया सब जगह अंदर काकड़ी की गर्मियाँ में होगी लेकिन अभी तैयार है। तो इसके लिए थोड़ी मैं जानकारी आपने समझा समस्या कम्युनिकेशन गैप जानकारी बंदे हुए एक टावर पढ़ रहे रात में 10 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे हो दूसरे दिन बता सागर के सागर 3 बजे खेले आप रात में पढ़ लिया बताया पढ़ सकते हैं। एक दूसरे का जानकारी दो पढ़ाई में भी फ्रेंड सर्किल बनाओ ग्रुप डिस्कशन हो ग्रुप में रहोगा तो आगे सक्सेस हो कोई भी क्षेत्र हो। मैं सबसे पहले तो वंश विद्यालय सभी को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को चलिए और प्यार है। तो मेरा नाम है सावन स्वामी लोहा। मैंने YouTube चैनल बना रखा है शॉर्ट में SMS लोहा खुद के नाम से। तो YouTube के बारे में मेरे हिसाब से विशेष कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल ये युवा पीढ़ी है जो YouTube के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है। बड़े बुजुर्ग इतना नहीं जानते जितनी युवा पीढ़ी ज़्यादा जानती है। तो मैं YouTube पे काम कर रहा हूँ, इससे मेरे को बहुत मेरे को खुशी मिलती है। अच्छा, मेरी शुरुआत कैसे हुई कि मैं श्री कृष्ण गौशाला लोहा में काम करता हूँ। सुबह सुबह हर रोज 2-3 घंटे ड्यूटी देता हूँ। वहाँ पे मैं छोटे से वीडियो बना के और व्हाट्सएप पे भेजा करता था। तो फिर मेरे को किसी अध्यापक जी समझ लो, शिक्षक ने समझ लो, सज्जन ने मेरे को बताया कि आप इसको व्हाट्सएप के बजाय यूट्यूब पे भेजो। व्हाट्सएप क्या है कि एक सीमित चीज़ है और यूट्यूब है असीमित। यूट्यूब पे कोई सीमा नहीं है, देश विदेश सारे देखते हैं। व्हाट्सएप पे जितने भेजे उतने देखेंगे। मैंने सरपंच साहब ने आधार सिंह जो भेज दिया तो वही देखेंगे। यूट्यूब पे सभी देख सकते हैं। तो उससे भेजने से हमें इतना फायदा मिला कि आप मानते हो नहीं कि आज हमारे गौशाला में 11,000 रुपये की लापसी हर रोज आती है। सिर्फ यूट्यूब पे मेरे वीडियो भेजने की वजह से गाँव से तो आती है, बाहर गाँव से जयपुर, मुंबई, कलकत्ता, बाहर विदेशों में तक गौ माताओं के लाभ से आ रही है। तो उसमें चलो खुद का फायदा हो ना हो, किसी दूसरे का फायदा हो, उसी हिसाब से मैं मेरे मतलब ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ। दूसरी बात, मैं गांव का मान लीजिए स्कूल में 15 अगस्त या 26 जनवरी कोई प्रोग्राम है या गांव में कोई मान लो कोई ब्याह शादी के लिए किसी ने इन्वाइट कर दिया तो वीडियो भी भेजता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो उसी में और जो दूसरे हमारे गाँव के जो बाहर बैठे हैं उन सबको इस चीज़ की खुशी मिलती है। वो जो वीडियो देखते हैं गाँव का तो इनको इतनी खुशी मिलती है, मतलब ये वही महसूस कर सकते हैं जो बाहर बैठे हैं, उनको बहुत खुशी होती है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे हमारे इतिहास ने बताया कि यूट्यूब पे आप कभी भी चाहे खेती बाड़ी के बारे में किसी भी विषय में घर बैठे हर चीज को सर्च करके और उससे मतलब फायदा उठा सकते हैं, उस चीज को आप काम में ले सकते हैं। यूट्यूब अगर सही तरीके से अगर आप न्यूज में लेंगे, जैसे दार्शी ने बताया कि चुटकुले वगैरह देख किसी अच्छा है कि मतलब ऐसी बुरी चीजें देखो तो उससे हमें फायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं मिलेगा। और यूट्यूब पे चैनल बनाने के बाद में तो यूट्यूब पे चैनल बनाने का कोई पैसा नहीं लगता है। यूट्यूब बल्कि अपने को देता ही है, लेता कुछ नहीं है। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए यूट्यूब पे आप सर्च करके और यूट्यूब पे चैनल बना के और अपना पढ़ाई से संबंधित वीडियो हो, चाहे मतलब कोई गाँव का कोई हो, कोई अपने जो भी अपने पास कोई ज्ञान है या मतलब कुछ सुविधा है खेले है उसके विषय में किसी भी विषय में वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। तो उसे धीरे धीरे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके कुछ न कुछ पैसे मिलते ही रहेंगे और देश को हो चाहे गाँव को हो सभी को उसको देखने से कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे मान लीजिए कि किसी को पर्सन निकालने का अलग तरीका है, किसी का अलग तरीका है। अगर वो पर्सन निकालने का तरीका ही यूट्यूब पे आप भेजोगे तो दूसरे बच्चे देखेंगे तो उनको मतलब साफ होगा कि वास्तव में ये तरीका सही है, वो भी उनको जानकारी मिलेगी। तो यूट्यूब कोई गलत नहीं है, अगर सही तरीके से उसको काम दिया जाए तो यूट्यूब में फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। और मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊँ, आप सब सभी समझदार हैं जो अभी तो आजकल सब यूट्यूब चलाते हैं। तो मंच पे मेरे को 2 शब्द बोलने के लिए मास्टर जी ने इन्वाइट किया, इसके लिए मेरे का बहुत बहुत धन्यवाद। बना रखा है आप संचालित कर रहे हैं उसके बारे में, और आप लोग नया यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं उसके बारे में छात्रों को मोटिवेशनल स्पीच जो है वो दिया। अभी
बात चल रही थी हमारे पढ़ाई में करियर की, दयाल सिंह जी ने एक शानदार बात कही थी कि आप लोग नौकरी की तरफ भागो ही मत। तो ये जो उनके शब्द थे वो हमें एक लाइन से हटकर जरूर लग रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविक तौर पे देखें तो उनके जो वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, बहुत ही सही है, क्योंकि नौकरी सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% तक लोग जो है वो हासिल कर पा रहे हैं, बाकी जो भीड़ है उनके पीछे मात्र भीड़ बन के रह रही है। तो उस भीड़ की बजाय हमें कहीं ना कहीं जरूरत है उस भीड़ से हटकर काम करने की, और वही काम आपके सामने जो आज के हमारे सारे वार्ताकार हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो फिशिकल्चर का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में माने, चाहे वो यूट्यूब के संचालन जो कर रहे हैं स्वामी जी वो माने, या देदाराम जी जो इमत्र के माध्यम से गांव में सेवाएं दे रहे हैं। ये सारे के सारे काम हमें देखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस देश की सबसे अधिक आबादी को रोजगार प्रदान करवा रहे हैं। और विशेष तौर से खेती जो क्षेत्र है वो तो भारत की नींव या जड़ जो है वो अर्थव्यवस्था की है, क्योंकि बिना खेती के तो इस देश में कल्पना करना ही बहुत मुश्किल और बड़ा कदम है। मंच पर विरासत आदरणीय प्रिंसिपल साहब, गांव से पधारे श्रीमान सरपंच साहब और भी प्रबुद्ध जन, डॉक्टर मैडम, सीनियर सेक्रेटरी के प्रिंसिपल महोदय, और भी एक महान है जिनको मैं कह सकता हूँ मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, वो भी हमारे बीच में आदरणीय दयाल सिंह जी, और इनसे मैं परिचित वैसे नहीं हूँ विशेष, इन्होंने भी मत्स्य पालन के बारे में, इंद्र जी, इन्होंने भी मत्स्य पालन के बारे में आपको, मैं मेरा उद्बोधन शुरू करने से पहले 4 पंक्तियां आपके सामने मैं कहना चाहूंगा कि कथनी मीठी खांड सी और करनी विष की लोई, कथनी मीठी खांड सी और करनी विष की लोई, और कथनी से करनी करे तो विष से अमृत। छोटे से दीपक की बातें, छोटे से दीपक की बातें ये संदेश सुनाती है, पहले खुद को जलना पड़ता फिर नवज्योति, पहले खुद को जलना पड़ता फिर नवज्योति आती है। विद्वान साथियों, मैं यहाँ पर कोई ज्यादा कोई आपको ज्ञान देने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं आपको कुछ व्यवहारिक बातें जो जीवन में जो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव की है वो बातें मैं आज बच्चों के साथ शेयर करना चाहूँ। मैं यहाँ पर मंच पर खड़ा हूं तो मैं खुद को पहले एक आपकी जगह लेकर के कि आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है, मैं आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे दूंगा, आपके ऐसे ऐसे आप इंजीनियरिंग के लोगों को, जब आपको कई बच्चे हो सकता है ऐसी स्थिति मुझे को यही नहीं पता कि 12वीं के बाद में सब्जेक्ट 10th के बाद में सब्जेक्ट लेने कैसे होते हैं, सब्जेक्ट होते क्या है, आर्ट्स की स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स की स्ट्रीम क्या है, साइंस की स्ट्रीम क्या, मैथ बायो है क्या। जब आपको ये चीजें ही नहीं पता है तो उसके बाद में अगर आगे की मैं बातें करूं तो वो बेहतर है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से 2-1 चीजें, थोड़ा समय देखो, अभी आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है, आपके अंतर्मन में चल रहा है, कुछ बच्चे दिमाग में ये चल रहा है कईयों के कि भाई मेरे को जीवन में कुछ बनना है, लेकिन कैसे बनना है, बात नहीं डिसाइड करने की कि मैं जीवन में ये बनना चाहता हूं। तो जहां तक मेरा अनुभव है, हम डिसाइड नहीं कर पाते, जिस दिन हम लगते हैं ना जिस जॉब में, उससे बिफोर तक हम कुछ ही नहीं कर पाते, सब अनिश्चित। इस धरती पर रहने वाले, मैं बताऊं 1% इन्होंने बताया कि 1% लोग गवर्नमेंट जॉब पाते हैं, उन 1% में भी 0.001% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने तय किया। बाकी के साथ स्थिति ये होती है कि मैं चला तो हूं RS बनने के लिए और मैं अध्यापक बन जाता हूं, मैं चला तो हूं कुछ और बनने के लिए, मैं कहीं और पहुंच जाता हूं, और मैं एक आत्मा जो संतुष्टि है वो करके, और वहां पर मेरे जीवन को उसी फ्लो में जीने के लिए खुद को विकसित। तो विद्यार्थियों, ये जो बनने बनाने वाली बात है ना कि मैं जीवन में ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, ये सब खेल अपने परिवेश का, आपके घर का परिवेश अगर ऐसा है कि आप यहाँ से सऊदी जाते हैं पासपोर्ट बना करके, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी, मेरे को भी पासपोर्ट बना के सऊदी जाना है और लाख 1.5 लाख ये तय है। आपके घर में अगर चूड़े का बिजनेस चलता है तो आपके दिमाग में कहीं भी एक ही बात चलेगी, मैं भट्टी पर मेरे माता पिता तो मेरे भाई को वहां पर सहयोग करूंगा, और मैं यहाँ पर आज मेरे घर में अगर ₹1,00,000 की इनकम हो रही है तो उसको मैं 2 लाख लेती जाऊँ। ये आपका एटमॉस्फेयर, आपका परिवेश है, वो आपको 90% को नहीं बना देता कि आपको बनना क्या है। उसके बाद में जो मुख्य योगदान होता है वो अपने ऊपर। अगर दिशा से भटक करके, यानी अपना जो दिशा भटकना नहीं कहूंगा इसको मैं,
अपना जो ट्रेंड घर का चला उस ट्रेंड से अगर हट करके अगर हमें किसी सेक्टर में जाना है तो उसके लिए हमें जरूरत है किसी अच्छे मार्गदर्शन। वो मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। हो सकता है आप में से जितने भी गुरुजन बैठे हैं, जितने भी जो मैडम बैठे हैं, प्रिंसिपल मैडम बैठे हैं, डॉक्टर मैडम बैठे हैं, इनके जीवन में किसी न किसी शिक्षक की कोई न कोई बात किसी जीवन में इनके जीवन की दिशा को मोड़ दिया। भाई यहाँ पर यह नहीं कि सारे जितने लोग जो आप अपनी अपनी बात करें वो सारी की सारी बात आप आत्मसात कर लोगे, वो सब कुछ कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कि आप कोई न कोई एक बात आपके जीवन में हो सकता है, कोई छोटी बात, मेरी बात किसी इसको लगी, इन्होंने जो बात कही वो किसी दूसरी बच्ची ने पकड़ ली, मैडम ने भी बात की किसी और बच्चे ने पकड़ ली। जीवन में छोटी छोटी बातों से ही अपना जो भी हम जो आज जो बने ना, आज जो बने वो हर शिक्षक का उसमें योगदान। मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मेरे बोलने में, मेरे सोचने में, मेरे करने में कहीं न कहीं किसी न किसी शिक्षक का योगदान, और सारा जो समय वो आज मेरे सामने जो प्रकट हो रहा है वो मैं नहीं हूं, वो मेरे शिक्षकों, मेरे मार्गदर्शकों, मेरे परिवार, मेरे मित्र मंडली, जितने लोगों से मैं आज तक कर रहा हूं उन सबका समावेश होता है। तो अपने जीवन में मैं छोटी सी अभी आपको एक बात बताऊं। आप बेटा 10वीं क्लास में, आज कुछ बच्चे 10वीं क्लास में, कुछ 12वीं क्लास में, आपने यहाँ पे क्या क्या सुना है? आपने ये सुना है कि या तो हम पीटीआई बन जाएंगे। लोहा की स्थिति बता रहा हूं मैं, इस गांव की स्थिति बता रहा हूं। आपके दिमाग में कहीं नहीं चल रहा होगा कि मेरी बड़ी बहन पीटीआई बन गई, मुझे पीटीआई बनना, मेरा भाई जो है वो अध्यापक बन गया, मुझे भी अध्यापक बनना है। और शायद आपके गांव से अभी तक आज तक कोई आरएस नहीं निकला होगा, लोहा गांव से कोई आरएस नहीं है। तो ये चर्चा शायद आपको कहीं किसी कोने में शायद सुनने को मिली, तो बात अलग कि आपको सुनने को मिली। आप दो आपके गांव में आरपीएस है, बहुत बढ़िया बात, आपके गांव में 2 आरपीएस है। अब बच्चों मैंने आरपीएस शब्द बोल दिया, आरपीएस है। मैं अभी मेरी बात को थोड़ा सा विस्तार करके ये चीजें बताऊंगा कि आपको ये पता चल जाएगा आरपीएस शब्द बोला, आरपीएस में क्या कितनी बड़ी चीज होती है। देखो 10वीं क्लास के बाद में 11वीं क्लास में जब आते हैं ना, तो हमारे सामने एक है कि हम थोड़े से जिसके नंबर ठीक बन गए उसको तो कहते हैं कि आप साइंस में ठीक से, जिसके 90% अब है उसको कोई नहीं कहेगा कि आर्ट्स का सब्जेक्ट ले ले। बताओ कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट लेता है क्या 90% वाला? एक ही बात है, 90% आ गए उसको साइंस का। उसकी क्या इच्छा है, वो क्या बनना चाहते हैं, कोई मालूम नहीं। अगर आपके गांव में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, किसी का सूरत में बिजनेस चलता है, कहीं कोई सीए है, आपको एक राय देगा आप सीए बन जाओ, आपको सिर्फ एक लैपटॉप रखना है, इतने पैसे छापोगे आपकी पूरी होगा। और आर्ट्स के बारे में आपको, और हम तो बैठे हैं सामने बहुत सारे, वही सर इतनी जो आप बात कर रहे थे साइंस की, आप डॉक्टर बन जाओ, आप वो ये बन जाओ, वो हम तो सारे सर आर्ट्स वाले बैठे हैं सामने, हम क्या बने? आपने अब तक जितनी बात की तो हमारे लायक नहीं, एक दो शब्द तो कान पड़ा मैं कि एनएम बन जाओ, वो तो सब थोड़ा कि ये हमने सुना है कि आप कोई फार्मेसी वाला कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं ये कहूँ आप आर्ट्स के बच्चे हो, आपके सामने भी जीवन में अंधेरा नहीं, जहां चाह है वहां राह है। आपको प्रकृति के विरुद्ध जाना, आपकी प्रकृति आपको रात के 9 बजते नींद लेने के लिए मजबूर कर देगी। रात के 10 बजते रात को 10 बजे सोता है तो आपको मजबूर कर देगी आपकी प्रकृति कि आपको रात को 10 बजे सोना है। आपकी प्रकृति ये कहेगी आपको सुबह 4 बजे नहीं उठना है। आपकी प्रकृति नहीं कहती कि आप 4 बजे उठो, आपको उस प्रकृति के विरुद्ध जाना है। आपको रात को 10 बजे से 11 बजे तक 12 जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, आपको सुबह उठकर पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी प्रकृति से विरुद्ध जाना पड़ेगा। वो आपकी सफलता की पहली घड़ी, अधिकतम आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ें क्या, हम करें क्या? तो मैं आपको छोटा सा एक 11वीं क्लास में आप जब आओ ना बच्चों, आपके लिए आर्ट्स है, आपके लिए कॉमर्स है, आपके लिए साइंस है। साइंस में 2 चीजें, एक बायोलॉजी सब्जेक्ट कॉमन, एक सब्जेक्ट का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, दोनों में कॉमन चलते हैं। एक में जो जीव विज्ञान है उसकी जगह दूसरा गणित है, इतना सा अंतर है। आर्ट्स में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश जो है ना अनिवार्य, वो आपको 11वीं वाले को पढ़नी है, कॉमर्स को भी पढ़नी है, साइंस को भी पढ़नी है, और आपको आर्ट्स वाले को पढ़नी है, हिंदी और इंग्लिश। अब आर्ट्स में इतने शानदार सब्जेक्ट होते हैं, साहित्य का सब्जेक्ट हिंदी बहुत शानदार, इंग्लिश साहित्य बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, राजनीति विज्ञान मैं बताऊं बहुत सारे मैंने ऐसे नेताओं को देखा है जिनको विधानमंडल का पूरा मतलब कि कैसे कौन सा विषय चुना जाता है, क्या विधेयक क्या होता है, कौन विधेयक को लेकर आता है, क्या इसमें संशोधन कैसे होता है, क्या विधानसभा की स्ट्रक्चर होती है, क्या लोकसभा की होती है, कौन सी हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, नगर पालिका जो अपनी ग्राम पंचायत के चुनाव कैसे होते हैं, सरपंच को होते हैं, कितनी पावर होती है। सरपंच के बाद चीजें भी एक नेता को अपने परिवेश में जो उसको नेता कहने का दम बनता है, उसके पास ये समझ नहीं होती
तो हमें क्या है कि राजनीति सब्जेक्ट लेकर हम अपनी बेसिक समझ विकसित कर सकते हैं। कोई सरकारी नौकरी ये नहीं है कि सरकारी नौकरी करेंगे, कम से कम समझ तो हमारे पास होनी चाहिए ना कि हम जो एक वार्ड मेंबर बन रहा है उसका चुनाव कैसे होता है, सरपंच साहब जो बने हैं यहाँ पर जो बैठे हैं वो इतना सम्माननीय पद है, यहाँ तक ये कैसे पहुंचे, इनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा पंचायत के पास कौन से अधिकार है, कौन से अधिकार है जिनकी वजह से आज सरपंच अपनी पंचायत में चाहे जो कर सकता है। इतनी सारी ग्राम पंचायत के पास वो है, पावर है। फिर और सब्जेक्ट इतिहास, आप अपने पूर्वजों को जानो, पीछे क्या हुआ था देश में, देश का जो स्वतंत्रता संग्राम, आज हम कोई भी बात करेंगे करता हूँ। प्रधानाचार्य, मुख्य और गांव से आए मेरठ और बच्चों का आभार, पंडारी सत्य और बच्चों को प्यार आदि अभिनंदन करता हूँ। हमारे 10वीं के पढ़ने के वालों की छुट्टियां आती है, उसमें क्या है कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमारे RSCT एग्जाम कंप्यूटर चाहिए थे 9 दिन, तो उसको वह जाके छुट्टियों का उपयोग करने के लिए RSCT कोर्स करना बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारी हर चीज की इंटरनेट वगैरह बनते हैं, तो आजकल हर किस्म का मोबाइल उपयोग करते हैं, तो इसमें डेढ़ GB जो डाटा आता है उसको उपयोग मत करिए। जैसे हम इंस्टा चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, जो काम की चीज होती है वो देखिए। इनके देखने से हमें जो चीज दी है आजकल कि हमें इससे क्या सीखना है, तो वो गुरु बाबा गूगल है, वो सब कुछ बता देगा, लेकिन सही उपयोग करना जरूरी है। अगर किसी मोबाइल का गलत उपयोग करेंगे तो गलत दिशा में जाएंगे। नेगेटिव विचार है, इस नेगेटिव विचार को खत्म करने के लिए आपको सही दिशा मार्गदर्शन एक गूगल बाबा दे सकता है, जिसके से आपको सीखना जो आपको चाहिए, सवाल का जवाब, हर चीज का आपको वहां मिल जाएगा। छात्रवृत्ति की बात करो तो हर स्कूल में छात्रवृत्ति का फॉर्म भी भरा जाता है SC ST के, और OBC के लिए हमारे लेबर कार्ड होता है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, उन्हें भी छात्रवृत्ति मिलती है। जो नरेगा में हमारे माता पिता जाते हैं, उनका हाजिरी होने के लिए ही नरेगा में जॉब कार्ड बनाया जाता है, और वो जॉब कार्ड होने का लेबर कार्ड बनाना आवश्यकता है। उनमें बहुत सारी करियर योजना छात्रवृत्ति मिलती है, उनका उपयोग करना जरूरी है। कुछ लोगों को यही नहीं पता कि लेबर कार्ड हमारे क्या काम आता है, उसको बना के घर पे रख लिया और उसको कोई उपयोग ही नहीं ले। इसको एक रोजगार निर्माण के हमारे खुद सहयोग, मतलब जब हम काम करते हैं तो हमारे खुद व्यक्तिगत काम भी हम खुद कर सकते हैं। कहीं जाने के सर्टिफिकेट या ई-मित्र पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एग्जाम के कॉलेज का फॉर्म हुआ या कोई योजना के बारे में हुआ, ये सारा एक ही वेबसाइट पे सरकार ने बना दिया है, ई-मित्र। उसका पैटर्न एसओसी में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले ई-मित्र खाली ई-मित्र था, कुछ समय के बाद में एसओसी में डाल दिया गया। इनमें सारी चीजें आपको सब कुछ एक आईडी के जरिए सारा डॉक्यूमेंट, सारा कुछ एसओसी के माध्यम से मिल जाता है। तो आज की बात यह है कि ई-मित्र और BC पॉइंट के लिए आपको क्या होता है, BC अगर मैं एक BC संचालक भी हूँ, BC के लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। IBT का एग्जाम होता है, जैसे ये प्रिपरेशन एग्जाम होते हैं वैसे कोई भी एग्जाम होता है, उसके जरिए से BC मिल जाती है, जिसमें आप एक तरह का बैंक का संचालक काम कर सकते हैं। लोन प्रोवाइड करवाना, KCC अकाउंट खोलना, बहुत सारी सरकारी योजना के बारे में अपडेट रहना। कुछ चीजें हमारे ई-मित्र के बारे में लोगों को नहीं पता होती है, तो आमजनों के लिए उनको सरकारी वेबसाइट पर और सरकार से अटैच होकर ऐसे नोटिफिकेशन होते आते रहते हैं, उनको जागरूकता कराना। अतिथिगण, विद्यालय स्टाफ और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज का ये
कैरियर मेला का जो आयोजन किया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके रेफरेंसिव है, आपके लिए बहुत ही योग्य काबिल के काम की चीज है, जिसको बहुत ही गंभीरता से आपको सुनना चाहिए। मैं अपनी बात को 2 भागों में बांटूंगा। पहले भाग में मैं जो बात करना चाहता हूं वो है कि मैं कोई सपना क्यों देखूं या मैं कोई कैरियर को क्यों चुनता हूं, मैं वो कैरियर क्यों चुनना चाहता हूं, इसके लिए और दूसरी मैं कुछ मोटिवेशनल 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा। मैं सर्वप्रथम हम जो यहाँ बैठे हुए हैं सभी, इवन जो टीचर्स बैठे हुए हैं वो सारे के सारे स्टॉक होल्डर्स हैं, यानी कैरियर के हितधारक हैं। हम सब के बच्चे स्कूल के बच्चे भी अपने बच्चे होते हैं, यहाँ जो अपने गार्जियन के रूप में बैठे हुए हैं, हम सब हितधारक हैं। और कैरियर, किसी भी बच्चे का कैरियर चुनने के लिए हमें 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे बच्चे में कितनी क्षमता है उसको 3 बातों के द्वारा उसको तोल लेना चाहिए कि पहले हम उसका निर्धारण करेंगे उस बच्चे को किस फील्ड में डालना है। पहली बात जो मैं देखता हूं वो कि टैलेंट, किसी बच्चे में क्या टैलेंट है। टैलेंट का मतलब ये होता है कि वो किसी काम को कि दूसरों की अपेक्षा ज्यादा तीव्रता से और स्पष्ट रूप से कर सकता है। आप में से बहुत सारे, यदि मैं आपको दोहराऊं तो कुछ लोग जिनमें दौड़ने का टैलेंट होगा वो सबसे आगे आएंगे। यदि हम किसी भी बच्चे को या अपने बच्चे के टैलेंट का पता लगा लेते हैं और उसके बाद में उसको उसी फील्ड में डालते हैं तो उसकी जीतने की, आगे बढ़ने की, सफल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी आप सुबह उसमें एग्जाम्पल भी आपने दिया था मोदी जी ने कि सचिन तेंदुलकर जो है वो दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है और सबसे कमाऊ पैसे वाला है, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उसने 10वीं पास अभी तक नहीं की है। वो 10वीं पास नहीं कर सका है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें टैलेंट था। टैलेंट क्या था? बैटिंग करने का था। और उसकी टैलेंट को हम जैसे लोगों ने, किसी ने बहुत जल्दी पहचान लिया था और उसको, उस टैलेंट पर उन्होंने काम किया और काम करते करते स्थिति आ गई कि वो आज उसी टैलेंट के मुद्दे पर अपने पैसे कमा रहा है और जिंदगी आराम से गुजार रहा है। हम तो यहाँ स्टॉक होल्डर हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों के टैलेंट को बहुत जल्दी पहचान लें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं। मेरे पास में पिछले साल एक वीडियो आया था, तो हमारी स्कूल के बच्ची तो थी, वो ऐसे जंप लगा रही थी, तो उस बच्ची को बहुत अच्छी वो जिम्नास्ट मिल सकती है। यदि हम उसकी ट्रेंड पर ध्यान दें तो बहुत जल्दी जिम्नास्ट बन सकती है। इस प्रकार हमारे को टैलेंट के ऊपर मुख्य आधार होता है हमारे कैरियर निर्माण का। दूसरी बात होती है वो होता है हार्ड वर्क। यदि आप में हार्ड वर्क करने की क्षमता है तो हम टैलेंट की बराबरी कर सकते हैं। टैलेंट तो ही है किसी बच्चे के अंदर और वो मेहनत नहीं करता है और हमारे अंदर उस चीज का टैलेंट नहीं है, लेकिन हम मेहनत करते हैं तो हम उसके टैलेंट को हरा सकते हैं और बुरी तरह से हरा सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें एक आदमी 4 बार 5 बार परीक्षा देने के बाद भी हमारे अधिकारी बन जाता है। उसमें उतना टैलेंट नहीं होता है कि वो फर्स्ट टाइम बन जाए, लेकिन वो अपने टैलेंट को छिपा लेता है जब वो 4 बार लगातार मेहनत करता है। तो दूसरे जो क्षमता होती है वो आपकी होती है कि आपके अंदर मेहनत करने की, हार्ड करने की जरूरत कितना है। तीसरी जो चीजें जिसको हम लोग बोलते हैं लक, मैं उसको लक नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमारे द्वारा कोई टाइम पर जो डिसीजन लिए जाते हैं, यदि हमने कुछ डिसीजन सही समय पर ले लिए तो वो हमारे लिए लक बन जाते हैं। हमारी पारिवारिक स्थिति अच्छी है तो हमारी संभावनाएं बढ़ जाती है। कुछ सरकार के जो नियम कानून होते हैं वो हमारे पक्ष में होते हैं तो हमारी जो आगे बढ़ने की है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे इन माई केस, मैं जब यहाँ 3rd ग्रेड में था उसी समय ये कानून बना कि भाई 3rd ग्रेड के जो टीचर हैं वो भी हेडमास्टर बन सकते हैं और मैंने उस अवसर का पूरा फायदा उठा लिया और मैं हेडमास्टर बन गया। वो लक ही काम में आया था क्योंकि उस समय नियम बना था 3rd ग्रेड वाले दे सकते हैं तो मैंने दे दिया। तो ये 3 बातें यदि आपके अंदर है तो आप किसी भी कैरियर का चुन सकते हैं, यदि इन तीनों बातों को तोड़कर। उसके बाद में आपको लगातार मेहनत करके उस कंपटीशन में भाग लेना पड़ता है। उस कंपटीशन में ये हो सकता है कि आप जीत जाएं या आप हार जाएं। 2 बातें हो सकती है, या तो आप निकल जाओगे या आप रह जाओगे। जब रह जाते हैं तो ये बड़ी बहुत उस समय
में आपके जो अन्य कैरेक्टर होते हैं उनकी पहचान वहां से शुरू होती है। आप में क्या क्षमता है, आप में क्या मादा है, वो उसके बाद होता है। जब आप एक बार कंपटीशन देते हैं उसके बाद में उस पर विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद में आपकी विल पावर देखी जाती है, आपका डिटर्मिनेशन देखा जाता है और आपका हर हाल में उस काम को करने का जज्बा होता है वो देखा जाता है। यदि उसको हम दोबारा करते हैं तो वो आप उस काम को दोबारा बार बार मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से उसको जो आपकी उपलब्धि है, आपका सपना है, उसको पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको कुछ बातें जो है बताना चाहूंगा कि जो फेलियर है, फेलियर वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो युद्ध है और युद्ध में हम हार गए। फेलियर जो है युद्ध नहीं है कि हम हार गए। कंपटीशन एक युद्ध नहीं होता है जिसमें हार जाते हैं। जो हार जाता है वो बर्बाद हो जाता है और जीत जाता है वो सक्षम बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपटीशन एक नंबरिंग है, उस नंबर में हमें अपना स्थान बनाना होता है और ऊपर आगे बढ़ना होता है। दूसरी जो कुछ दोस्तों असफलताएं होती है वो इसलिए भी होती है कि उससे द्वारा उस असफलता के द्वारा वो इसलिए नहीं दी जाती है ताकि हम उससे भी अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ अब्दुल कलाम का उदाहरण देना चाहूंगा जो हमारे भारत के राष्ट्रपति बने। उनको एयरफोर्स के लिए इंटरव्यू के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था कि आप एयरफोर्स के अंदर अनफिट हो। वो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो हमें निराशा नहीं होनी चाहिए, हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए अपनी क्षमताओं पर और हम किसी भी कैरियर को यदि चाहे तो पूरा कर सकते हैं। मैं अपने दिल की बात कहूँ तो कैरियर बनाने में तो मुझे एक राजस्थान लोगों की याद आती है और उसमें होता है लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपड़ों, ये तीनों उल्टे चले, सिंह शायर सपूत। इसमें सपूत उस व्यक्ति को माना गया है जो अपने जो सामान्य परंपरागत जो क्षेत्र होते हैं उसके अलावा दूसरे क्षेत्र में जाकर वो नाम रोशन करता है, उसको सपूत माना गया है। ये तीनों जो बताए गए हैं ये अपना रास्ता खुद तय करते हैं। आपको भी जैसे तैयार अपना रास्ता खुद तय करना है। आप अपने जो भी आगे बढ़ते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तीनों बातें मैंने आपको बताई, इनका आप कैरियर में ध्यान रखेंगे। जब भी आप फेल होते हैं उस समय आपको बहुत ज्यादा सोचने की और समझ जरूरत होती है। यदि आपने किसी भी असफलता को बताना सीख लिया तो आपको जो अगला स्टेप है वो निश्चित रूप से सफलता होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत। जिनको अच्छा ज्ञान है अपने अपने जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे सर ने बताया कि ऑनलाइन वो मतलब फार्मिंग का जैसे सामान मिलता है हम लोगों को, या सर जो काम करते हैं ई मित्र वाला, या ऑनलाइन से जो भी रिलेटेड चीजें हैं, फोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी चीज आज अगर हम बेसिकली देखें तो बिना ऑनलाइन की पॉसिबल ही नहीं है।
आपने सीखा समझा कैरियर के बारे में? क्या था कैरियर के बारे में आपने कुछ कोई वार्ता कराए? हमें स्ट्रीम के बारे में बताया कि आपकी साइंस में क्या आगे होगा और आर्ट्स में क्या होगा और कॉमर्स में क्या होगा। थैंक यू।